अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मूसा दोबारा इसके करीब ना आया। वो चाहत को वक्त दे रहा था इस रिश्ते को समझने के लिए, लेकिन शायद चाहत को इस वक्त की ज़रूरत ही ना थी, क्योंकि वो ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती थी। मूसा ने साफ अल्फाज में कहा था कि जितना जल्दी हो सके वो इस रिश्ते को समझ जाए, क्योंकि अगली बार इसके करीब आने के लिए वो इसकी हाँ का इंतज़ार नहीं करेगा। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मूसा की रूटीन बहुत टफ थी। वो सुबह सुबह जाता और रात देर से वापस आता। कभी कभी तो सारी रात वापस ना आता। ज़्यादातर इसकी नाइट ड्यूटी होती, जिसके बाद दिन में घर आके वो ज़्यादातर सोता रहता। चाहत के माँ बाप ने इससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जब भी आते चाहत अपने कमरे में चली जाती, जिसकी वजह से मायूस होकर वो वापस लौट जाते। ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग कट रही थी। चाहत को लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी ही बेफजूल है। वो सारा सारा दिन घर में रहती, घर का सारा काम मुलाजमा करती थी। चाहत के बहुत कहने के बाद भी मूसा ने मुलाजमा को ना निकाला। हाँ, लेकिन इसने कहा था, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही मन है तो मेरे लिए खाना अपने हाथ से बनाया करो। तो फिर चाहत के लिए बस इतना ही काम था। वो सुबह उठकर इसके लिए नाश्ता बनाती और शाम को मूसा को खाना खुद बना कर देती। दिन को तो वो वापस आता ही नहीं था, और अगर किसी दिन नाइट ड्यूटी की वजह से आता तो दोपहर का खाना खाता ही नहीं था। आओ यार, शॉपिंग पे चलते हैं। नाइट ड्यूटी की वजह से आज दिन में वो घर पे था। मेरे पास बहुत सामान है, शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। चाहत ने इनकार किया। जान, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, चले शॉपिंग पे चलते हैं। मूसा ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, लेकिन मुझे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी का सारा सामान वैसे ही पड़ा है। चाहत ने कहा, तुम्हें देख के ऐसा लगता तो नहीं 3 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं तुमने। देख कर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी शादी 2 हफ्ते पहले हुई है। ये हालत होती है नई नवेली दुल्हन की। ठीक है, मैं बिज़ी रहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हालत बगाड़। ये उजरी हालत ठीक करो। तुम एक सुहागन हो, तुम्हें ये बात मुझे बार बार बताना ना पड़े। जल्दी से तैयार होके आओ, हम बाहर जा रहे हैं। मैं शाम के लिए खाना बनाने लगी हूँ, फिर हम कभी और चलेंगे। चाहत ने बहाना बनाने की कोशिश की। हम दोनों बाहर डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। आज मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए जाओ और जल्दी से तैयार होके आओ। ये बहाने बनाना बंद करो, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ, इसे कमरे की तरफ भेजते हुए कहा। ना चाहते हुए भी चाहत को इसके साथ जाना पड़ा। मूसा ने इसके लिए अपनी मर्जी से शॉपिंग की। वो ना करती रही, लेकिन इसकी एक बात नहीं मानी। इसने चाहत के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। चाहत के इनकार को इसने किसी खाते में ना लिया। चाहत, मैंने अपनी पसंद से कितनी चीज़ें तुम्हारे लिए ली हैं, अब तुम अपनी पसंद से मेरे लिए शॉपिंग करो। मूसा चाहता था कि चाहत इसके बारे में सोचे। वो इसके जहन से इसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ निकाल देना चाहता था। वो कैफ़ के लिए सारी शॉपिंग खुद किया करती थी, इसके लिए सब कुछ अपनी पसंद से लिया करती थी। अगर कैफ़ गलती से पहनने से इनकार कर देता तो वलवला मचा देती। मुझे आपकी पसंद का अंदाज़ा नहीं, मुझे नहीं पता आप किस किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं। तुम अंदाज़ा लगाने की कोशिश तो करो, तो पता चलेगा ना। मूसा ने इसकी बात काटते हुए कहा। चाहत ने इसके लिए जो भी चीज़ ली, मूसा ने चुपचाप ले लिया, बगैर सोचे वो इस पर कैसे लगेगी। फिर मूसा इसे अपने साथ डिनर पर ले गया और खाने के दौरान कुछ ना कुछ बात करता रहा। खाना खाने के बाद इसने एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ले गया। जब वो लोग घर वापस आए तो रात के 11:30 बजे। कल मेरे वापस आने से पहले अपना सामान पैक कर लेना, हम हनीमून जा रहे हैं। वो जैसे ही कमरे में आया, मूसा ने धमाका किया। क्या? लेकिन क्यों? चाहत ने पहली बार सवाल किया, जिस पर मूसा मुस्कुराया। हनीमून पे क्यों जाते हैं? ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, एक दूसरे को समझे, तन्हाई में एक दूसरे में खो जाएं, बस एक दूसरे के हो जाएं। वो इसके बिल्कुल करीब आ गया। माना कि थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ जान, मैं टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके बिल्कुल करीब आके इसे अपनी बाहों में लिए वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि चाहत समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या कहे। अब मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता चाहत, बस बहुत हो चुका। अब हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, जिसमें मैं तुम्हारी पुरानी यादों को कभी नहीं आने दूंगा। इसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ता इसके बालों में अपना मुंह छुपाने लगा।
मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोना है। चाहत ने बड़ी मुश्किल से इसे खुद से दूर करना चाहा। ठीक है, सो जाओ, ऐसे भी हनीमून पर तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इसे छोड़कर वो बेड पर लेट गया, जबकि चाहत को लग रहा था इसका एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। कैफ बेटा, कैसे हो तुम? अभी मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कैफ जैसे ही घर आया, इसकी मामा ने कहा। माँ जी बोले। कैफ इनके पास आकर बैठा। बेटा माशाल्लाह, तुम काम करने लगे हो, नौकरी भी अच्छी है और अपने पैरों पे भी खड़े हो गए हो। इसीलिए मैंने और तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। मामा, इतनी जल्दी में तो मैं ठीक से सेटल भी नहीं हुआ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे ख्याल में आप जल्दबाजी कर रही हैं। ओ भाई, आपकी शादी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। सैफ भी जिम से लौटा था और आके इनके करीब बैठ गया। मामा, आप पहले सैफ की शादी कर दें, इसने हंसते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर सैफ की शादी होगी। और वैसे भी अब तो हमने तुम्हारे लिए लड़की भी खुद ढूंढ ली है। मामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की भी ढूंढ ली है? कौन है वो बदनसीब? कैफ ने मुस्कुराते हुए कहा। बदनसीब क्यों, माशाल्लाह खुशनसीब है और खुशनसीबी ही लेके घर आएगी। और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं देखी हमने, तुम्हारे लिए सोच समझ के चुना है इसे। वो तो ठीक है मामा, लेकिन ये तो बताएं आखिर कौन है? कैफ ने हंसते हुए कहा। तुम इसे बचपन से जानते हो, वो तुम्हारी आंखों के सामने ही पली बड़ी है और तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैफ की समझ में नहीं आ रहा था। हम चाहत की बात कर रहे हैं। भला चाहत से बेहतर तुम्हें कौन जानता है? मामा ने सवालिया अंदाज में कहा। मामा, क्या हो गया है आपको? चाहत मेरी बहन है, मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। कैफ का खुशगवार मूड बदल गया। मैं जानती हूँ तुमने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये मेरा और तुम्हारे बाबा का फैसला है कि तुम्हारी शादी हम चाहत से करेंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं। कैसे समझाऊँ आप दोनों को? चाहत को मैंने कभी इस निगाह से नहीं देखा। मैंने इसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। कैफ समझ नहीं पा रहा था कि ये बात इसके माँ बाप के जहन में आई तो आई कैसे। देखो बेटा, मेरी एक बात समझो, शादी से पहले भी सब कज़न भाई ही होते हैं, रिश्ते तो शादी के बाद बदलते हैं, मामा समझाते हुए कहा। लेकिन मामा, ये रिश्ता नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं इसकी इज्जत अपनी बहनों की तरह करता हूँ। बस बहुत हो गया कैफ, ये मेरा और तुम्हारी माँ का फैसला। और तुमने इस वक्त कहा था हम जिस लड़की से चाहे शादी तुम्हारी कर सकते हैं। इस बार बाबा बोले। जी बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन चाहत नहीं। चाहत मेरी बहनों जैसी है, मैं बचपन से इसे अपने बच्चे की तरह पालता आया। देखो बेटा, हमने भी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सुभान भाई ने साफ साफ तो नहीं लेकिन दबे लफ्ज़ों में कई बार तुम्हारी और चाहत की बात की, और मैं अपने भाई को नाउम्मीद नहीं करूँगा। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि चाहत मेरे घर की बहू बने। अब तुम इसे मेरा ऑर्डर समझो या ख्वाहिश, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन चाहत मेरे घर की बहू बनेगी, और वो भी तुम्हारी दुल्हन के रूप में। बस बात ख़त्म। ये कहकर मामा उठ के कमरे में चली गई। यकीनन वो नाराज़ हो चुकी थी। बाबा, आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कभी चाहत के बारे में ऐसा नहीं सोचा। इसने बाबा की तरफ देखते हुए कहा। पहले नहीं सोचा, अब सोचो। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कज़न्स के रिश्ते बदलते हैं, और चाहत को मैं भी अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। ये कह के बाबा भी उठकर चले गए। वो चुड़ैल और मेरी भाभी कभी नहीं, सैफी ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर कैफ हंस दिया। और वो चुड़ैल और आपकी बीवी, सैफ ने कहा। इसकी बात पर कैफ का कहका बेसाख्ता। भाई, वो चुड़ैल वैसे आपको एक सेकंड सांस नहीं लेने देती, और जब वो आपकी बीवी बन जाएगी तब आपका क्या हाल होगा। सैफ हंसता हुआ उठकर बाहर चला गया, जबकि कैफ को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। चाहत इस वक्त कागान के एक बहुत ही खूबसूरत होटल में थी। ना सिर्फ ये इलाका शानदार था, बल्कि ये होटल भी काबिल तारीफ था। चाहत को याद था जब वो 8 साल की थी तब पहली दफ़ा यहाँ आई थी, और 13 साल की उम्र में आखिरी दफ़ा। इसे हमेशा से घूमने फिरने का बहुत शौक था। कैफ इसे इसकी पसंद की हर जगह दिखाने ले जाता था। इसे याद था इसने कहा था, मैं कैफ भाई से शादी सिर्फ एक शर्त पे करूँगी, जब वो मुझे कागान लेके जाएंगे। कितना दावा था इसे कि कैफ इसकी हर बात मानेगा, और ये दावा सच्चा भी था। वो इसकी हर बात मानता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया, बल्कि बदला नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। चाहत के एहसास, जज्बात सब कुछ दम तोड़ चुके थे। अभी तक वो इन्हीं सोचों में थी जब इसे अपने बाजुओं पे किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। इसने पीछे मुड़कर देखने का तकल्लुफ़ ना किया, क्योंकि वो जानती पीछे मूसा ही है। कैसी लगी तुम्हें यह जगह? अरे मैं तो भूल ही गया, ये इलाका तो तुम्हारे बचपन से फेवरेट है ना? मूसा ने मुस्कुरा के कहा। आपको कैसे पता कि मुझे कागान पसंद है? चाहत ने हैरानगी से पूछा।
ایک بات یاد رکھو مسز چاہت موسیٰ حیدر، اس دنیا میں تمہیں موسیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا نا چاہت، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے، سب کچھ۔ ابھی گھومنے چلو گی یا پہلے ریسٹ کرو گی؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نہیں، میں فی الحال بہت تھک چکی ہوں۔ چاہت واقعی ہی سفر سے بہت تھک چکی تھی، اس کا ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ آرام کرو، میں ذرا مینجمنٹ چیک کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ جبکہ چاہت سوچ رہی تھی کیا وہ موسیٰ کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں موسیٰ کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ اپنے ساتھ موسیٰ کو کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ کیوں وہ اس نکاح کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہی؟ کیوں اسے اپنے قریب آنے نہیں دے رہی؟ کیوں یہ عجیب سا ڈر اس کی جان نہیں چھوڑتا، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ لیکن پھر بھی کیا یار، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ کیف آج وقت سے لیٹ آیا تھا۔ ہاں یار، بس وہ ماما پاپا چاہت کے گھر جانے والے تھے، انہیں کچھ سامان چاہیے تھا چاہت کے لیے۔ پہلے انہیں بازار لے کے گیا، پھر گھر چھوڑا اور پھر یہاں آیا، اور اب بھی شام کو جلدی گھر جانا ہے کیونکہ چاہت کے گھر جانا ہے۔ اوہ اچھا، کچھ خاص تھا کیا آج جو پہلے بازار گئے اور چاہت کے گھر بھی جانا ہے؟ چاہت کا نام سنتے ہی ویسے بھی موسیٰ کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب تو پچھلے 2 مہینوں سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں یار، وہ میرا رشتہ لے کے جا رہے ہیں، کیف نے بتایا۔ کیا؟ تیرا رشتہ؟ لیکن کس کے لیے؟ اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ حد ہے یار، اس گھر میں کون سا 100 لڑکیاں رہتی ہیں، ایک ہی تو ہے، اس کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بڑے ہی سکون سے کیف نے موسیٰ کے سر پر دھماکہ کیا۔ مطلب چاہت کے لیے؟ موسیٰ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی ہے۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ تو تیری بہن ہے نا، جیسے موسیٰ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، اب تک میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن تجھے پتا ہے ماما بابا نے ایسا کبھی نہیں سوچا، وہ تو ہمیشہ سے چاہت کو اپنے گھر کی بہو سمجھتے رہے۔ کیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی تو نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا؟ موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن ماما بابا کا اس بارے میں کچھ اور ہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے نہیں سوچا تو اب سوچو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ماما بابا کی سوچ اتنی بھی بری نہیں۔ چاہت مجھے صحیح طریقے سے سمجھتی ہے، وہ ایک اچھی لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ بات ختم کرتے ہوئے اس نے موسیٰ سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تیری لائف ہے، تو بہتر جانتا ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جبکہ کیف کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے اچانک کیوں چلا گیا۔ صبح چاہت کی آنکھ کھلی تو موسیٰ اس کے پاس سو رہا تھا، نہ جانے رات کو کس وقت وہ یہاں آیا تھا۔ چاہت اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے موسیٰ کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے پہلی بار موسیٰ کو اپنے اتنے قریب دیکھا۔ موسیٰ بے شک ایک بہت ہینڈسم مرد تھا، کیف سے تو کہیں زیادہ خوبصورت۔ نہ جانے کیوں آج اس کا مقابلہ کیف سے کر بیٹھی، نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے ایسے دیکھتی رہی۔ تمہارے اس طرح دیکھنے پر میری نیند خراب ہو رہی ہے چاہت، اچانک کہنے پر چاہت بکھلا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ وہ مجھے لگا آپ سو رہے ہیں، چاہت نے جلدی سے بولا۔ سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جاگتے ہوئے تو تم مجھے اس طرح دیکھو گی نہیں، ہے نا؟ وہ ایسے ہی لیٹے لیٹے بول رہا تھا جبکہ چاہت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ چاہت واش روم جانے کے لیے اٹھنے لگی جب موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لی۔ چاہت، میں نہیں جانتا تم مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو، لیکن بتا دو اس سزا کی مدت کیا ہے، کیونکہ میں مزید تم سے دور نہیں رہنا چاہتا، موسیٰ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے واش روم جانا ہے، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چاہت نے اٹھ کر تیزی سے واش روم میں آ کے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ غلط تو نہیں مانگ رہا تھا، بس اس سے اپنا حق ہی تو چاہتا تھا۔ نہیں، جو کچھ بھی ہوا سب میری غلطی ہے، تو پھر موسیٰ کو کس بات کی سزا دے رہی ہوں؟ میں کیوں ان کو ان کے جائز حق کو پانے سے روک رہی ہوں؟ بہت غلط کر رہی ہوں میں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ایم سوری موسیٰ، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔